हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीए फाउंडेशन के लिए एक फास्ट रिवीजन ये क्लास लेंगे। इससे पहले हमने 36 सेक्शन तक रिवीजन करी थी, तो एक पेज में मैं इसके बाद 37 से लेके 75 सेक्शंस तक की रिवीजन हैंड रिटन आपको करवा रहा हूँ। आप मेरे साथ लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो हमारे कोर्स में फाउंडेशन में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, ये पूरा कोर्स में नहीं है। इसके 75 सेक्शंस ही हमारे कोर्स में आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 11 चैप्टर्स हैं। तो जो चैप्टर नंबर 1 है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे सेक्शन 9 तक जाता है। सेकंड जो है सेक्शन नंबर 10 से लेके 30 तक जाता है। थर्ड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे हमने पढ़ा 31 से 36 तक। तो दैट मीन्स आज हम चैप्टर नंबर 4 से लेते हुए चैप्टर 4 जो कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, दिस विल स्टडी फ्रॉम सेक्शन नंबर 37 से लेते हुए 67. So this is a big chapter. Thereafter comes chapter number 5 which deals with quasi contracts 68 से 72 तक. And the last chapter we'll discuss will be chapter number 6 जिसे आप breach of contract कह सकते हैं या damages के ऊपर हम बात करेंगे, purely of 3 sections 73 से लेके 75 तक. तो आइए लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन वाइज इसको रिवाइज करते हैं। तो बच्चों, सेक्शन 37 डील करता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं, आपने वादा किया है काम करने का, तो वादा किया है तो निभाइए। तो 37 कहता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज मस्ट या तो आप परफॉर्म करें या फिर क्या करें, ऑफर टू परफॉर्म। अगले को कहो कि भाई साहब मैं काम करने के लिए तैयार हूं, शैल आई। तो इसलिए हम परफॉर्म को क्या कहते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस। एंड ऑफर टू परफॉर्म को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। दरअसल हम इसके 3 नाम इस्तेमाल करते हैं। वी यूज द वर्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं हम इसके लिए, टेंडर, कि आपने कोशिश करी। एंड सेक्शन नंबर 38 कहता है इट इज एज गुड एज एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो आपने काम करना है या ऑफर टू परफॉर्म करना है, सिर्फ एक ही एक्सक्यूज है, अनलेस एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, कि कानून आपको काम करने से एक्सक्यूज दे दे, फिर बात खत्म हो गई। तो 38 ने कहा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इट इज एज गुड एज एक्चुअल परफॉर्मेंस है। लेकिन एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वैलिड होने के लिए इसके कुछ असेंशियल्स बनते हैं बच्चों। असेंशियल्स ये है, आप कोई कंडीशन नहीं डाल सकते हैं अनकंडीशनल। बी, प्रॉपर होना चाहिए टाइम एंड प्लेस, काम करने का समय एंड स्थान। सी, अगर सामान देना है तो क्वांटिटी एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर पैसे देने हैं तो पैसे भी एग्जैक्ट होने चाहिए और भारतीय करेंसी में होनी चाहिए। और जो आप ये अटेम्प्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए, आपकी तरफ से जो आपने ऑफर किया है ये होना चाहिए टू प्रॉपर पर्सन। टेंडर कह लें या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहें, इसकी टाइप्स भी हैं। तो टाइप्स में 2 चीज़ें आ जाती हैं, या तो है टेंडर ऑफ गुड्स, किसी को सामान देना है, या किसी को पैसे देने हैं। तो आपने ऑफर टू परफॉर्म किया, अगले ने सामान अगर नहीं लिया तो आप क्या हो जाएंगे, डी फॉर डिस्चार्ज हो जाएंगे, नीड नॉट ऑफर अगेन। प्लस आप अगले से
क्लेम कर सकते हैं किस चीज़ का, डैमेजेस का। जैसे पिज़्ज़ा हट वालों ने डिलीवरी करी, आपने सामान नहीं लिया। मनी के केस में आप डिस्चार्ज नहीं होंगे, बट डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि पैसा है तो दोबारा भी आपको ऑफर करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 39 डील करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो कहता है ब्रीच कब होगा, या तो आपने क्या किया, साफ मना कर दिया, रिफ्यूजेस टू परफॉर्म, आपने साफ कह दिया मैं काम नहीं करूंगा, और डिसेबल्स हिमसेल्फ, या अपने आप को ऐसी स्थिति में डाल लिया जिससे मैसेज बड़ा क्लियर है कि आप अगले का काम करके नहीं देंगे। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का हो सकता है, इट मे बी एक्चुअल ब्रीच और इट मे बी एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब है आपने काम नहीं किया, कब नहीं किया, आपने काम नहीं किया ऑन ड्यू डेट, या इसे यूं भी कह सकते हैं ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, काम कर रहे थे और करते करते आपने मना कर दिया भाई मैं काम नहीं करूंगा, या ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। और एंटीसिपेटरी क्या है, बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले ही आपने मना कर दिया। इसलिए सेक्शन 39 में अच्छी चीज जो आती है, इस ब्रीच के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो दो बातें हैं, जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसे नुकसान हुआ है क्या कर सकती है, में मर्जी है उसकी, रिसाइंड कर ले कॉन्ट्रैक्ट, रिसाइंड मीन्स कैंसिल कर ले, या वेट कर ले। लेकिन वेट किस केस में करेंगे, अगर जो ब्रीच है वो एंटीसिपेटरी है, एंड ऑब्वियसली डैमेजेस के लिए आप सूट फाइल कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 40 से 42 में दरअसल आता है बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म्ड, बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाउंडेशन के लिए, और ये डायरेक्ट भी आ सकता है। 40, 41 एंड 42। सेक्शन 40 कहता है कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, प्रॉमिसर सेल्फ, जिसने वादा किया है वो परफॉर्म करे, लेकिन उसके बिहाफ पे परफॉर्म कर सकता है उसका ऑथराइज्ड एजेंट भी, या अगर प्रॉमिसर की मौत हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी। लेकिन ये कंडीशन ये होती है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेस्ड ना हो किसके ऊपर, पर्सनल स्किल एंड नॉलेज पे ना हो, तो आप किसी उसके एजेंट या घर वालों से भी परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। 41 कहता है परफॉर्मेंस हुई है बाय थर्ड पार्टी, जैसे मैंने आपके पैसे देने हैं, मेरे बिहाफ पे कोई और दे दे, तो इसे हम स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन भी कह सकते हैं। 42 कहता है प्रॉमिसर एक नहीं है, ज्वाइंट है। तो यहाँ पे तीन सिचुएशन अराइज होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, सारे कर लें ड्यूरिंग देयर लाइफ्स अगर वो जिंदा है, और अगर एक की मौत हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर ले विद सर्वाइवर्स जो बाकी जिंदा हैं, और अगर सबकी मौत हो जाती है तो इन दैट सिचुएशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और 42 ये भी कहता है अगर जॉइंट प्रोमिसर हैं तो उनकी नेचर ऑफ लायबिलिटी क्या होगी, तो उनकी नेचर ऑफ लायबिलिटी ये है कि वो इकट्ठे भी लायबल हैं एंड अकेला भी लायबल है। तो कहने का मतलब है अगर ए बी एंड सी जॉइंट प्रोमिसर हैं और उन्होंने एक्स को मान लो 3,000 रुपये देने हैं, तो तीनों 1,000 दे सकते हैं, या अगर ए ने दे दिए हैं तो बी एंड सी से कंट्रीब्यूशन ले सकता है। तो कंट्रीब्यूशन के ऊपर हमारे यहाँ सेक्शन बनता है 43, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो इसमें यही कंट्रीब्यूशन के ऊपर, या यूँ कह लीजिए राइट्स की बात है, ऑफ जॉइंट प्रोमिसर की बात है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो राइट है आपका कंट्रीब्यूशन का, जैसे मैं कह रहा था अगर पैसे ए ने दे दिए हैं
तो बी एंड सी 1000 ईच पे करें ए को। और अगर लॉस हो जाता है, लॉस कैसे हो गया, मान लो से बी इंसॉल्वेंट हो गया तो बी से पैसे तो नहीं मिल पाएंगे ए को, तो जो 1000 रुपये डूब गए वो ए एंड सी आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो दैट मीन्स उनकी लायबिलिटी 1500 हो जाएगी। सेक्शन नंबर 44 कहता है रिलीज ऑफ अ जॉइंट प्रॉमिसर। एक जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज कर दिया गया, किस चीज से, फ्रॉम लायबिलिटी, कि जाइए आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, बाय प्रॉमिसी। किसने रिलीज किया, प्रॉमिसी ने। तो ऐसा रिलीज क्या है, इज नलिटी। नलिटी मीन्स एज गुड एज नथिंग। मतलब जैसे एक्स ने कहा मिस्टर ए आप ऐश करें, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, लेकिन हमने तो पढ़ा इनकी लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है, तो ये नलिटी है। नलिटी मीन्स एज गुड एज नथिंग। तो डैट मीन्स अगर बी ने पूरे पैसे भर दिए हैं तो वो ए से कंट्रीब्यूशन ले सकता है, और कल बी एंड सी भी पैसे ना दें अगर एक्स को, तो एक्स ए से भी ले सकता है चाहे उसने रिलीज किया था, बिकॉज इट इज नथिंग बट नलिटी। सेक्शन नंबर 45 जो डील करता है वो बिल्कुल 42 की तरह है, बस यहाँ है राइट ऑफ जॉइंट प्रॉमिसी। प्रॉमिसी एक से ज़्यादा है, तो बिल्कुल 42 को 45 के साथ लेके चलना चाहिए। तो अगर जॉइंट प्रॉमिसी है, आपका राइट है, क्या करें, टू क्लेम परफॉर्मेंस। आप परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं, किससे क्लेम कर सकते हैं, ऑब्वियसली प्रॉमिसर से। कैसे क्लेम करेंगे, वही 3 सिचुएशन, ऑल, और वो एक मर गया या सारे के सारे डेथ डाइज हो गए, सेम 42 वाला। देयर आफ्टर जैसे हमने कहा था टेंडर के लिए बड़ी ज़रूरी है प्रॉपर टाइम एंड प्लेस होना चाहिए, तो इसलिए अगला जो प्रश्न बनता है वो बनता है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। और ये क्वेश्चन आता है सेक्शन 46 से लेके 50 तक। तो सेक्शन 46 बात करता है टाइम की, 47 दोनों की बात करता है, टाइम की भी एंड प्लेस की भी, एंड 48 कहता है इफ प्रोमिसी, अगर प्रोमिसी को क्या करना है, टू अप्लाई, उसको बताना है टाइम एंड प्लेस के बारे में। 49 डील करता है सिर्फ प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस की, एंड 50 कहता है परफॉर्मेंस एज promisee prescribes और sanctions। आइए इसको डिटेल में लेते हैं, ये तो एक बार मैंने हेडिंग लिखे हैं। 46 ने किस के ऊपर बात करी, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर बात करी। तो उसने कहा 46 में टाइम क्या है, नॉट स्पेसिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट में टाइम की बात बताई नहीं गई, तो काम कब होगा, एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड बाय प्रोमिसी। मतलब प्रोमिसी ने भी नहीं बताना है, ना टाइम बताया गया है, ना ही प्रोमिसी की तरफ से एप्लीकेशन जानी है कि काम कब होगा। तो आप प्रोमिसर हैं, आपने काम कब करना है, आपने काम करना है रीजनेबल टाइम में, और रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है किसके ऊपर, रीजनेबल टाइम हमेशा डिपेंड करता है हालातों पे, सर्कमस्टांसेस ऑफ बेटा ईच केस। जैसे पटाखे अगर खरीदे हैं तो स्वाभाविक है दिवाली से पहले आना चाहिए। देन 47 कहता है टाइम एंड प्लेस, कहता है टाइम क्या है, स्पेसिफाइड है, टाइम स्पेसिफाइड है। तो टाइम का मतलब हो गया डे यहाँ पे, तो यहाँ ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की 47 में। तो आर, जिस समय, माना तारीख 25 तारीख है, लेकिन कोई समय भी तो होगा ना 25 तारीख को 10 बजे 12 बजे, तो कहता है आर भी क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, और प्लेस क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो क्या है प्रॉपर, वो अगेन डिपेंड किसके ऊपर करेगा, सर्कमस्टांसेस के ऊपर। तो दोनों के दोनों चीज़ें
प्रॉपर हो, लेकिन 47 में टाइम बताया गया है तो हमने कहा आर रीजनेबल होना चाहिए। 48 कहता है इफ प्रॉमिस टू अप्लाई फॉर टाइम एंड प्लेस, तो बोथ दोनों के दोनों प्रॉपर होने चाहिए। माना आपने बताना है कब काम करना है, कहाँ करना है, तो दोनों चीज़ें सही बताएं, ठीक बताएं। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस 49 बिल्कुल 46 जैसा है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, ये पता होना चाहिए। तो कहता है प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस बताई नहीं गई, और ना ही किसने बताना है, प्रॉमिसी ने बताना है। एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड बाय प्रॉमिसी। तो आगे आप समझ गए हैं, बात प्लेस की है तो आंसर क्या होना चाहिए, प्लेस हैज टू बी प्रॉपर। और क्या होगा प्रॉपर, डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस के ऊपर। 50 कहता है परफॉर्मेंस एज प्रॉमिसी प्रिस्क्राइब्स और सैंक्शंस, एज ए प्रॉमिसर काम वैसे कीजिए जैसे अगले ने कहा था। तो यहाँ एक ये बढ़िया एग्जाम्पल के हिसाब से ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो ए ने पैसे देने हैं बी को, और देने हैं तो आप पैसे कैसे देंगे, जैसे बी ने कहा ए को ये पैसा आप मेरे अकाउंट में क्या कीजिए, डिपॉजिट करवा दीजिए। ए ने फ़ोन किया बैंक के मैनेजर को कि आप ये पैसा निकाल के मेरे अकाउंट से बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, राइट। लेकिन हुआ क्या, बैंक मैनेजर फेल्स, मतलब वो भूल गया या उसकी गलती हो गई। तो प्रश्न यहाँ पे ये है, क्या ये परफॉर्मेंस हुई, यस हुई, क्योंकि जैसे आपने कहा था मैंने किया, लेकिन अगर बैंक वाले गलती करें तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सो हियर जो प्रॉमिसर है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल को, इस इलस्ट्रेशन के ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकता है, प्लीज टेक गुड केयर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के ऊपर, जिसकी हमने डेफिनेशन भी करी हुई है 2F में, और उसका मतलब था प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस मीन्स अ प्रॉमिस इन रिटर्न ऑफ अ प्रॉमिस। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के ऊपर मोटा मोटा कह लीजिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 58 तक। तो सबसे पहले 51, 52, 53, 54, यहाँ से एक बार आप 55 को साइड पे कर दीजिए, 6 को भी साइड पे कर दें, 57 एंड 58 लीजिए। दरअसल जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 55 वो अलग ही है, एंड 56 दोनों के दोनों अलग हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना है आपने। तो 51 कहता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो हैं आर पीस टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब क्या है, दोनों पार्टीज जो हैं वो अपना काम कैसे करें, इकट्ठा करें। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कैश सेल्स, क्योंकि यहाँ बायर पैसे दे रहा है और सेलर क्या देगा, सामान देगा। टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। 52 कहता है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज फिक्स्ड। जैसे आप मैकडी वगैरह जाते हैं तो मैकडी में आप सारे जानते हो कि आपको पहले पैसे देने होते हैं, बाद में आपको बर्गर मिलता है। या फिल्म देखने जाते हैं, पहले आप टिकट लेते हैं, बाद में फिल्म देख सकते हैं। 53 एंड 54 दोनों में कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, कॉमन भी हैं। तो 53 कहता है व्हेन वन पार्टी प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग, एक पार्टी दूसरे को काम नहीं करने दे रही है तो क्या होगा। और 54 कहता है फेलियर बाय पार्टी हु इज टू परफॉर्म फर्स्ट, जिसने पहले काम करना था उसने नहीं किया, हु इज टू परफॉर्म फर्स्ट। दोनों को समझाने के लिए एक एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे। तो मान लीजिए आपने अपने प्लॉट में से रेता, जिसे आप सैंड कह देते हैं, वो उठवाना है। तो ट्रक होता है, ट्रक लोड ऑफ रेता उठवा के कहीं और फेंकवाना है। तो आपने लेबर को बुलाया,
तो देसी भाषा में लेबर को दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तसला, एक कस्सी, ताकि वो भर के कहीं और डाले। और आपने उसको रॉन्ग इक्विपमेंट्स दे दिए। जैसे मान लीजिए हमारी किचन में से उठा के आपने एक कोली दे दी और साथ में एक चम्मच दे दी कि भैया इसमें भर भर के वो जाके खड्डे में डाल दो, क्या वो डाल पाएगा? तो यहाँ हम क्या कहेंगे, आप ऐसी पार्टी हैं लेबर को ले आए लेकिन काम करने नहीं दे रहे। वन पार्टी प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग। दूसरे में क्या है, फेलियर बाय पार्टी हु इज टू परफॉर्म फर्स्ट। यहाँ एग्जाम्पल क्या देंगे, मान लीजिए आपने एक ट्रक वाला बुलाया क्योंकि आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करनी है, एंड लेट्स से आपने ये गुड्स ट्रांसपोर्ट करनी है दिल्ली टू मुंबई। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ट्रक वाले को आप सामान देंगे तभी वो मुंबई जाएगा। आप सामान ही नहीं दे रहे हैं, बहुत टाइम ख़राब हो गया। उसने कहा भाई साहब मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, ऐसे थोड़े चलेगा, आप प्लीज़ मेरा पैसा मेरे को आप दो जो बनता है, क्योंकि आप मुझसे काम तो करवा नहीं रहे हो। तो अगले ने कहा भाई पैसा किस बात का, पैसा तो मिलना था जब तुम बॉम्बे जाओगे। कहता बॉम्बे तो तभी जाऊँगा ना जब आप मेरे को सामान दोगे, जब सामान ही नहीं दे रहे हो तो मैं बॉम्बे क्यों जाऊँ? और इसलिए ये फेलियर आपका है, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म फर्स्ट। पहले सामान आपने देना, आप नहीं दे रहे हो, सो आई एम डिस्चार्ज। मुझे मेरे पैसे मिलने चाहिए और मैं बिना बॉम्बे जाए ही आपसे पैसे लूँगा। तो क्या मिलने चाहिए? तो इन दोनों सेक्शनों का यहाँ पे मैं कॉन्सिक्वेंस लिख रहा हूँ, कॉमन है कि परिणाम क्या होगा। परिणाम ये होगा द अदर पार्टी इज डिस्चार्ज। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रक वाले को बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है, और लेबर को कोली चम्मच में रेता उठाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आप क्या क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस, द क्लेम फॉर योर लॉस कॉम्पनसेशन। 57 कहता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं टू डू थिंग्स लीगल एंड इलीगल। तो लीगल भी है साथ में इलीगल भी है। समस्या कौन से वर्ड की है, एंड इलीगल। तो इलीगल तो आप जानते हो सारा क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या लीगल पार्ट हम अलग कर सकते हैं, सेपरेबल और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। अगर हम कर सकते हैं, इफ यस, तो क्या होगा, ये जो लीगल पार्ट है ये वैलिड हो जाएगा, इनफोर्सेबल, राइट। जैसे मकान किराए पे दिया, एक होता है रहने के लिए, एक जुआ खेलने के लिए। माने चाहे जुआ खेलने के लिए दिया, लेकिन अगर अगला आदमी सिर्फ रह रहा है वहां पे, तो ऑब्वियसली वो तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 58 ऑल्टरनेटिव प्रोमिसेस। यहाँ ऑल्टरनेटिव है, 57 में एंड वर्ड था, ऑल्टरनेटिव आप सारे जानते हो। और ऑल्टरनेटिव प्रोमिसेस है वन ब्रांच बीइंग लीगल, और उसका एक हिस्सा लीगल है। तो बड़ा ही सिंपल आंसर हो गया। तो ये जो लीगल ब्रांच है ये क्या हो जाएगी, इनफोर्सेबल। जैसे एग्जांपल दें, आपने कहा 10,000 रुपये दूंगा, चाहे आप राइस दे दें चाहे अफीम दे दें। तो अगर राइस दिए जाते हैं तो ऑब्वियसली एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। सेक्शन 55 डील करता है टाइम। ऑफ परफॉर्मेंस, एसेंस और नॉट। तो एसेंस का मतलब ये बनता है क्या टाइम पे काम करना ज़रूरी है या नहीं। तो एसेंस कब होगा, टाइम पे काम करना ज़रूरी कब होगा। तो यहाँ कई सिचुएशन बन सकती हैं। अगर गुड्स क्या हैं, पेरिशेबल हैं, तो टाइम पे दीजिए आप, वरना वो तो ख़राब हो जाएंगे। या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है कि टाइम पे काम करना चाहिए, जैसे किसी की शादी है तो कपड़े टाइम पे दीजिए। या कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है मेरे को ये चीज़ इस समय चाहिए। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, कमर्शियल मीन्स बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, हम उनमें डिले नहीं कर सकते हैं। या प्राइस,
सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशंस, शेयर मार्केट वगैरह कह लीजिए, टाइम पे शेयर नहीं दिए गए तो भारी नुकसान हो सकता है किसी को। तो यहाँ हुआ टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज एसेंस। तो अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 56। ये एक अलग से टेंजेंट पे जाता है, इसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल दो चीजें हो सकती हैं, एग्रीमेंट भी इम्पॉसिबल हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी। तो डैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होता है, तो वो इम्पॉसिबल क्यों हो गया? इसे सिंपल हम कहते हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो देखिए इम्पॉसिबल एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा कब होगा? अगर इम्पॉसिबिलिटी शुरू से है, जिसे हम कहते हैं इनिशियल या इनहेरेंट, कि इम्पॉसिबिलिटी शुरू से है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती। जैसे किसी ने कहा चांद तारे तोड़ के लाओ, नहीं हो सकता, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। और इनिशियल या शुरू से इम्पॉसिबिलिटी दो तरह की हो सकती है, इट में भी फिजिकल चांद तारे, या लीगल। लीगल में बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीगैमी, आप शादीशुदा हो, आप किसी और से शादी नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसे 2J में आप पढ़ के आते हो, और ये था वॉइड एग्रीमेंट 2G में, इन्फोर्सिबल नहीं है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट बन ही कैसे गया? तो दरअसल यहाँ इम्पॉसिबिलिटी क्या हुई, बाद में हुई, जिसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट, जिसे हम नाम एक और देते हैं सुपरवेनिंग, और इसी को हम एक नाम देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन तो होगी, क्योंकि पहले सब कुछ ठीक था, बाद में ऐसा कुछ हो गया। तो ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह क्या हो सकती है? वजह ये हो सकती है किसी पार्टी की डेथ हो गई, दूसरी पार्टी इनकैपेसिटी, मतलब मान लीजिए पागल हो गए, बीमार हो गए, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जैसे कोई हॉल बुक करवाया हमने, वहाँ आग लग गई, अब काम तो हो नहीं सकता। या फिर यूं कह लीजिए दो देशों में लड़ाई छिड़ गई, काम तो होगा नहीं अब, आउटब्रेक ऑफ वॉर। या यूं कह लीजिए लॉ बदल गया, चेंज ऑफ लॉ, तो काम नहीं हो सकता। या चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, हालात बदल गए, जैसे कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो बहुत सारे काम नहीं हो सकते। तो नेचुरल है सभी को क्या होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी। लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना होता है एक्सेप्शंस का, कि हम इसको इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, कि मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई एक्सक्यूज नहीं है। डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, कि मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया था लेकिन काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। फेलियर बाय थर्ड पार्टी, भाई साहब मैंने आपको सामान देना था, नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास सामान किसी तीसरे से आना था, वो नहीं आया, कोई एक्सक्यूज नहीं है। और यहाँ एक अच्छा पॉइंट आता है स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स। तो जब कंपनियों में प्रोडक्शन नहीं बनती, या तो वर्करों ने ताला लगा दिया या मैनेजमेंट ने, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। और लास्ट में इसमें एक और पॉइंट आता है पार्शियल फेलियर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो अगर एक चीज़ फेल होगी तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आप क्या करें, जो दूसरा है उसको परफॉर्म करें। तो एक चीज़ फेल होगी इसका ये मतलब नहीं कि सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। इसके बाद एक नया कंसेप्ट आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तीन सेक्शन का ये कॉन्सेप्ट है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, आपने क्या किया, एक डेटर है, ओ सेवरल डेट्स, टू अ क्रेडिटर, दैट मीन्स एक आदमी से आपने अलग अलग टाइम पे क्या किया है, उधार में सामान खरीदा है। मिक्स, अब आपने क्या करी, उसको पार्ट पेमेंट करी, सारे पैसे नहीं दिए, लेकिन अलग अलग ट्रांजैक्शन उधार की करी हैं, तो वो सारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गए।
मेक्स पार्ट पेमेंट नॉट सफाइज्ड, जो कि सफिशिएंट नहीं है, टू डिस्चार्ज होल डेट, आपकी पूरी लायबिलिटी समाप्त होने वाली नहीं है। तो यहां एक समस्या आती है। समस्या क्या है? क्वेश्चन अराइजेस टुवर्ड्स विच डेट, क्योंकि अगर आपने 5 बार उधार की ट्रांजैक्शन करी, 5 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, थोड़े से पैसे दिए, तो वो जो थोड़े से पैसे थे हम 5 में से कौन से कॉन्ट्रैक्ट में से एडजस्ट करें। क्वेश्चन अराइजेस टुवर्ड्स विच डेट पेमेंट टू बी अप्लाइड। तो यहां एप्रोप्रिएशन के कुछ रूल्स हैं, जहां सबसे पहले सेक्शन नंबर 59, 60 एंड 61, 3 सेक्शन का ये कंसेप्ट है। 59 कहता है फर्स्ट चॉइस ऑफ डेटर, मतलब डेटर जिसमें से पेमेंट माइनस करवाना होगा 5 कॉन्ट्रैक्ट में से किसी में से भी करवा ले, लेकिन अगर डेटर फेल हो जाता है तो सेकंड चॉइस क्रेडिटर की है, और अगर दोनों के दोनों फेल हो जाते हैं तो थर्ड चॉइस जिसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ डेट। तो जिस ऑर्डर में डेट था 5 ट्रांजैक्शन है, तो पहली ट्रांजैक्शन में से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसके बाद बच्चों यहां से कंसेप्ट चला जाता है रेसिशन रिमिशन के ऊपर, जिसे हम कैंसिलेशन या डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो सेक्शन नंबर 62 क्या कहता है? 62 कहता है व्हेन पार्टीज एग्री। तो 62 कहता है व्हेन पार्टीज एग्री, क्या एग्री करते हैं वो? टू रिसाइंड कॉन्ट्रैक्ट, कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, तो इट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। देखिए बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट से, तो आप एग्रीमेंट से ही उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो 62 में हम ये कुछ सिचुएशंस क्रिएट करके आंसर अपना लिख सकते हैं। जैसे एक चीज़ है रिसिशन, एक चीज़ है नोवेशन, और एक चीज़ है ऑल्ट्रेशन। सिंपल वर्ड में रेसिशन क्या होता है? कैंसिलेशन। और आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो 2 तरीके से हो सकता है, इट में बी टोटल और इट में बी पार्शियल। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यहां क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। नोवेशन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, किसका? ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद न्यू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ये कैसे करोगे? तो यहां 2 तरीके होते हैं, बाय चेंज इन पार्टीज, या तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज चेंज हो गई, या चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ए ने आलू देने थे बी को, अब सी देगा, या ए ने आलू देने थे बी को, अब गोभी देगा। दैट इज नोवेशन। ऑल्ट्रेशन क्या है? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म्ड विद चेंज, डेल्टा लिख रहा हूं चेंज को, इन टी एंड सी, मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट ही है, बस उसकी टर्म्स बदल गई। जैसे पहले 8 महीने में काम करना था, अब 6 में करना है, या 10 महीने में करना है। 100 किलो आलू देने थे, अब 200 किलो देने हैं, तो दोनों पार्टीज ने थोड़ा सा बदलाव कर लिया। देन सेक्शन 63 comes, एंड सेक्शन नंबर 63 डील करता है रिमिशन से। रिमिशन का मतलब होता है कुछ चीज छोड़ देना, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। फोरगो, डिस्पेंस, या आसान भाषा में कह लीजिए सेक्रीफाइस। तो ये किस तरह से हो सकता है? 3 सिचुएशन हो सकती हैं। एक्सेप्टिंग लेसर सेटिस्फेक्शन, जैसे एग्जाम्पल आपने लिखना हो आप लिख सकते हैं कि 1000 रुपये लेने थे और सिर्फ 900 लिया आपने, तो पूरा 1000 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया।
एक्सेप्टिंग सम अदर सेटिस्फैक्शन। 10,000 लेने थे, अगले के पास नहीं थे, उसका पुराना स्कूटर ले आए। और एक्सटेंडिंग टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, अगले से पैसे लेने थे, कहता 2 महीने और दे दो, हमने कहा चल ऐश कर। तो हमने यहाँ क्या किया, अपना कुछ नुकसान करके अगले का बेनिफिट कराया, इसे हम कहते हैं रिमिशन। सेक्शन 64 एंड 65 एक ही कंसेप्ट पे चलते हैं और ये दोनों डील करते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, जिसका मतलब हुआ कोई पैसे आपने लिए हैं, कोई चीज़ आपने ली है, आपको रेस्टिट्यूशन मीन्स वापस करनी होगी। दोनों सेम है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है 64 जो आता है ये होता है, थोड़ी देर स्पेस कम है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे याद हो फ्री कंसेंट मिसिंग हो, कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो सेक्शन 19 में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। तो किसी ने कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस करके आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन उसने कुछ पैसे तो दिए होंगे, क्या वो वापस ले सकता है? द आंसर इज यस। 65 डील करता है या तो एग्रीमेंट वॉइड हो गया या कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो वॉइड इज एज गुड एज नथिंग, तो जो आपने पैसे दिए थे क्या अगले से वापस ले सकते हैं? द आंसर इज यस। सेक्शन 66 एंड 7, 66 को मैं कहता हूं ऑफर की कम्युनिकेशन के लिहाज से देखें। ये क्या कहता है? कम्युनिकेशन, वर्ड कम्युनिकेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, किसका? ऑफ रिसिशन, रिसिशन बताई दिया भाई 62 में। कैंसिलेशन भाई, किसका कैंसिलेशन? ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल आप सारे जानते हो, फ्री कंसेंट मिसिंग है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो अवॉइड करने के लिए कम्युनिकेट तो करना होगा, कैसे करें? इन सेम मैनर, बिल्कुल वैसे ही करो एज कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, जैसे प्रपोजल को आप करते हो, और वो सेक्शन 4 में आता है, व्हेन कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड। 67 38 से डील करता है। 38 में क्या था? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो 67 क्या कहता है? फेलियर टू प्रोवाइड, फेलियर टू प्रोवाइड, आपने नहीं दी, क्या? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी, भाई किसको? टू प्रोमिसी को, भाई किसके लिए? टू परफॉर्म। किसी ने काम करना है, जैसे मैंने आपको पढ़ाना है, तो बड़ा ज़रूरी है क्लास में बच्चे शांति से बैठें। क्लास में बच्चे आए हों, मान लीजिए बच्चे नहीं आए और शांत नहीं हो रहे हैं, टू रिजल्ट इन डिस्चार्ज, तो दूसरी पार्टी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि अगले ने क्या करी? कोशिश करी अपना काम करने की। इसलिए हम कह रहे थे ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस जैसी है। जैसे आपने बिजली वाला बुलाया घर में कुछ ठीक करवाने के लिए, आप बता ही नहीं रहे हो ठीक क्या करवाना है, तो अगला तो यही कहेगा ना, आप अपने आप को ठीक करवा लो। तो बेटा यहाँ तक 67 हो गए, और मैंने आपको लिख के दिया था भाई, जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सवाल है, ये चैप्टर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है, और 68 से 72 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन आ जाता है डैमेजेस वाला हिस्सा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इसे हम कहते हैं दे रिजेंबल अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जैसे होते हैं। क्यों होते हैं? कुछ रिश्ता हो जाता है दो लोगों के बीच में, कुछ ऐसा कि वो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ले लेता है, और इस वजह से क्या हो जाती हैं, दोनों पार्टीज में ऑब्लिगेशंस हो जाती हैं। और यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? सेक्शन 10 जो एसेंशियल्स हैं, नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ सेक्शन 10 वाले पॉइंट नहीं लगते कि भाई ऑफर थी, एक्सेप्टेंस थी, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किसने क्रिएट किया? लॉ ने खुद। क्वासी का मतलब होता है एज गुड एज कॉन्ट्रैक्ट पर बाय यू, बट इट्स नॉट बाय यू, इट्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून कहता है।
हम इसको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। ऐसा क्यों कहा लॉ ने? सम एक्शन बाय यू एंड रिएक्शन बाय लॉ। लॉ ने कुछ आपके एक्शन पे क्या कर दिया? रिएक्शन कर दिया। दरअसल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक पार्ट है, ब्रांच है एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का। एम्प्लॉयड हमने सेक्शन 9 में पढ़ा था। अदर देन बाय वर्ड्स, ना हमने कहा कुछ कहा ना उन्होंने कुछ कहा, तो कुछ कंडक्ट से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये बेस्ड है ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, जिसका मतलब क्या होता है? नो वन शैल गेन एट एक्सपेंस ऑफ अनदर। किसी को फायदा नहीं होना चाहिए दूसरे के बिना मतलब के नुकसान पे। तो यहां सबसे पहले आता है सेक्शन 68 कि आपकी लायबिलिटी है, किसके लिए है? फॉर नेसेसरीज। तो नेसेसरीज के लिए पहली बात तो किसकी लायबिलिटी होती थी? माइनर की। साथ में किसकी? अनसाउंड माइंड वालों की। व्हाट इज नेसेसरीज? नेसेसरीज में नॉट ओनली, सिर्फ क्या नहीं आती? नॉट ओनली बेयर, बेयर मीन्स सिर्फ, नॉट ओनली बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, सिर्फ वही नहीं होती, बल्कि क्या आता है? एवरीथिंग फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड कंसर्न। तो हमने माइनर के केस में ये पढ़ के आए थे कि माइनर जो होता है लायबल होता है नेसेसरीज के लिए, और नेचर ऑफ लायबिलिटी क्या होती है? नॉट पर्सनल। आप पर्सनल लायबल नहीं हो, जेल नहीं जाओगे। सिर्फ कौन लायबल है? आपकी प्राइवेट स्टेट इज लायबल। और ये नेसेसरीज किसको दी गई हैं? चाहे आपको, और एनीवन यू आर बाउंड टू सपोर्ट। सेक्शन 69 कहता है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। किसी आदमी ने पेमेंट करी है, क्यों करी है? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। दरअसल आपने पेमेंट की है फॉर अदर, किसी और के लिए, और ये अदर जो है ये बाउंड है बाय लॉ टू पे, लेकिन उसकी पेमेंट आपने कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। तो आपको यहाँ राइट होना चाहिए किस चीज़ का? रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट का मतलब है जो पैसे आपने दिए हैं वो आपको वापस मिलेंगे। तो इसलिए हम इसे यूँ भी कहते हैं पेमेंट, रिम्बर्समेंट ऑफ मनी ड्यू पेड बाय अनदर। जैसे एक सिंपल यहाँ पे केस भी है एक्साल वर्सेस पैट्रिज नाम से, कि जैसे दो दोस्त हैं सुरेश रमेश। तो सुरेश रमेश के घर आता है, जो कि रमेश कहाँ रहता है? पीजी में। अपना बैग लेके आता है, लेकिन मान लीजिए रमेश एक डिफॉल्टर है, उसने एरियर्स हैं रेंट के जो लैंडलॉर्ड के नहीं दिए। लैंडलॉर्ड आज आया और उठा के ले गया बैग, किसका? सुरेश का। क्यों ले गया? रेंट के बदले में। तो यहाँ सुरेश एक इंटरेस्टेड पर्सन हो गया, उसे अपना बैग चाहिए। तो अगर उसने रमेश का रेंट पे कर दिया तो भाई साहब सिंपल सी बात है, उसको उसका पैसा मिलना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने बना दिया, आपने थोड़े बनाया कि मैं तेरे पैसे लौटाऊंगा। सेक्शन 70 ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेचुअस एक्ट। बेटा ग्रेचुअस का मतलब होता है वॉलेंट्री, विदाउट कॉन्सिडरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉन ग्रेचुअस एक्ट, यहां क्या हुआ? फिर से किसी दूसरे आदमी के लिए आपने क्या करी? पेमेंट करी, और इस अदर पर्सन ने क्या किया? एंजॉयड बेनिफिट, और उसने पूरा बेनिफिट लिया। पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, स्वामी गोस्वामी, राइट? तो लेट्स से दोनों कहीं पे कुछ खाने पीने गए, प्रोग्राम बन गया, पार्टी वार्टी कुछ भी कहें। तो लेट्स से अगर गोस्वामी ने पैसे दे दिए, क्या उसकी मंशा है स्वामी को पार्टी देने की? नॉट एट ऑल। तो क्या उसको, जो उसने स्वामी का बिल भरा, क्या उसके पैसे मिलने चाहिए? द आंसर इज यस। तो इसे हम कहते हैं ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेचुअस एक्ट। यहाँ पे एक केस जरूर आपको पता होना चाहिए, श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जहाँ पे क्या हुआ? सरकार ने एक कर्मचारी को निकाल दिया वक्त से पहले, रिटायरमेंट की एज से पहले, और वो ऊपर वाली कोर्ट में जा करके एक स्टे ऑर्डर ले आया, और स्टे ऑर्डर की वजह से उसे तनख्वाह मिलती रही, जबकि गवर्नमेंट ने उसे कोई काम नहीं करवाया क्योंकि उन्होंने तो निकाल दिया था।
अब गवर्नमेंट उससे ऊपर वाली कोर्ट में अपील करती है, गवर्नमेंट केस जीत जाती है, क्या गवर्नमेंट को अपनी सैलरी वापस मिलनी चाहिए? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि सरकार की कोई मंशा नहीं थी फ्री में उसको क्या देने की, तनख्वाह। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आता है बच्चों 71 डील करता है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अगर किसी का सामान खो गया है और अगर आपको मिल गई है तो इस फाउंडर को हम कहते हैं, वो बन जाता है बेली, और इस बेली की कुछ ड्यूटीज हैं और कुछ उसके राइट्स होते हैं। ड्यूटीज की बात करें तो ड्यूटी ये है, ऑनर को ढूंढे, रीजनेबल केयर रखे सामान की, अपने सामान के साथ मिक्स ना करे, अनऑथराइज यूज ना करे और सामान वापस करे। क्योंकि किसी की चीज़ गिरी है, आपको किसने कहा था उठाने के लिए, उठाया तो ढूंढो उसे, सामान की देखभाल करो। राइट है, जो खर्चा हुआ है मिल जाएगा, अवार्ड घोषित किया है तो मिल जाएगा, और अगला, अगर आपके ये पैसे ना दे आप सामान बेच सकते हो, अगर आपका एक्सपेंस उस सामान को संभाल के रखने में 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स हो गया है, या गुड्स क्या है, पेरिशेबल है। तो ये फाइंडर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे एक ये आपको इंपॉर्टेंट केस भी आना चाहिए, हॉलिन्स वर्सेस हाउलर का, जहाँ पे क्या होता है, आप एक दुकान पे जाते हो, वहाँ पे आपको एक गिरा हुआ डायमंड दिखता है, और वो डायमंड आप फाइंडर हुए, आप दे आए शॉपकीपर को कि भाई साहब ऑनर मिल जाए तो उसे दे दीजिएगा। हुआ क्या, ऑनर मिला नहीं। आपने दुकानदार को कहा जो आपका खर्चा हुआ है उसको ढूंढने में मैं पे कर दूंगा, आप मुझे ये डायमंड वापस करो। प्रश्न, क्या आपको डायमंड वापस हो जाएगा? यस हो जाएगा, क्योंकि आप क्या हैं, फाइंडर हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है फाइंडर के बीच में एंड ऑनर के बीच में। तो फाइंडर का राइट है उस चीज़ को अपने पास रख लेना। 72 कहता है आपकी लायबिलिटी है, क्या करें, टू रिटर्न, क्या रिटर्न करें? आपको गलती से कोई गुड्स या किसी की मनी मिल गई गलती से, तो बाय मिस्टेक भी है 72 में, और 72 में क्वेश्चन भी है। वो डरा धमका के अगर आपने किसी की चीज़ ले ली है आपको वापस करनी पड़ेगी, या नॉर्मली गलती से, जैसे हमारे घरों में पार्सल गलत आ जाते हैं। यहाँ केस भी है सेल टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैया लाल का, जहां पे कन्हैया लाल ने क्या किया, एडवांस में सेल टैक्स दे दिया। सेल टैक्स सेल पे होता है, पहले दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने सेल टैक्स ही अबॉलिश कर दिया, तो उसका दिया हुआ सेल टैक्स उसे क्या मिलना चाहिए, वापस। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 में, और चैप्टर नंबर 6 में ये आ गया जी डैमेजेस के ऊपर, और यहां बनते हैं हमारे 3 सेक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, डैमेजेस कब मिलते हैं, अगर हुआ हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डैमेजेस क्या होता है, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन होता है फॉर लॉस, ये एक पक्का पता होना चाहिए। ये एक मॉनेटरी कॉम्पनसेशन है जो मिलना चाहिए एग्रीड पार्टी को, अफेक्टेड पार्टी को जिसका नुकसान हुआ है। तो ये वन ऑफ द बेसिक रेमेडी है जो कोर्ट्स अलाउ करती हैं। तो यहाँ पे 3 सेक्शन क्या कहते हैं, सेक्शन 73 कहता है कि आपने डैमेजेस देने हैं ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन से डैमेजेस देंगे, कहता है जो ऑर्डिनरी हो, नॉर्मल, जिसे आप नॉर्मल कह सकते हैं, नेचुरल कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे कोई भी क्या स्पेशल डैमेजेस, एक्स्ट्रा कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, अनलेस जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली ना बताया गया हो। सिंपल सी बात है, मैंने आपका 10 रुपये का पेन तोड़ दिया, 10 रुपये मिल जाएंगे ऑर्डिनरी डैमेजेस, बिकॉज दे आर डायरेक्ट, दे आर नेचुरल। लेकिन आप कहो कि पेन टूट गया तो मैं काम नहीं कर पाया स्कूल का, उससे मेरी वहाँ पिटाई हुई, काम नहीं करने से मेरे ऊपर फाइन लगा, वो होता है स्पेशल डैमेजेस, डिसकम्फर्ट, इनकन्वीनियंस, इसे कहते हैं हम टू रिमोट, टू फार। इसके आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। एंड दिस वॉज हेल्ड ऑल्सो इन द केस ऑफ हेडले वर्सेस बैक्सेंडाइल। सेक्शन 74, आपने क्या किया, डैमेजेस का अमाउंट पहले से ही प्री फिक्स किया हुआ है। तो इसमें तो बच्चों 2 बातें बनती हैं, एक को हम कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस और एक को हम कहते हैं पेनल्टी।
तो पहले से अमाउंट अगर आपने फिक्स किया हुआ है, अगर वो जेन्युइन है, उसे कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। पेनल्टी का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है, टू हाई, तो पहले ही चाहे आपने लिख दिया सॉरी ऐसे कोई डैमेजेस आपको नहीं मिलेंगे, ये इनवैलिड है, हमारे देश में अलाउड नहीं है। 100 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने कहा डैमेजेस 1 करोड़, नहीं मिलेंगे, इसे पेनल्टी कहते हैं। 75 कहता है डैमेजेस किसको मिलने चाहिए, नेचुरल है एग्रीव्ड पार्टी, जिसे क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। सो डैमेजेस मिलने चाहिए किसको, एग्रीव्ड पार्टी को, जिससे नुकसान हुआ। जैसे यहाँ एक बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन आती है, आपने किसी क्लब में गाना गाना है और ये आपको पर डे के हिसाब से मान लीजिए 100 रुपये मिलते हैं, तो आपने क्या किया, 6 नाइट्स पे परफॉर्म किया, तो माना आपको 100 × 6 600 रुपये तो मिलने चाहिए। इसे हम कहते हैं क्वांटम एरियोट। ये भी एक रेमेडी होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, जिसका मतलब होता है एज मच एज अर्नड, जितना काम हो गया उसके पैसे मिलने चाहिए। क्योंकि यहाँ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टर्न्स आउट टू बी अनइन्फोर्सेबल, क्योंकि 7वें दिन आप काम करने नहीं आए। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 7th डे फेल्ड, आप नहीं आए, तो माना 6 दिन के पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि हर दिन का काम एक अलग काम था। कॉन्ट्रैक्ट टर्न्स आउट टू बी इन्फोर्सेबल, या इसे कहते हैं डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। तो 7th डे पे नहीं आए तो ऑब्वियसली क्लब का क्या हुआ, लॉस हुआ, तो क्या उनको डैमेजेस मिलने चाहिए, द आंसर इज यस, उनको मिलने ही चाहिए। देन बच्चों डैमेजेस में, जैसे अभी मैंने लिखा ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, ऐसे ही डैमेजेस में डैमेजेस की टाइप अगर आगे बात करें, एक होता है नॉमिनल डैमेजेस। मेरे पास जितना पेज है बस उतना ही लिख पाऊंगा, बस इतनी एक जगह है मेरे पास। नॉमिनल डैमेजेस होता है सच कोई लॉस नहीं हुआ, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट। कई बार हम टेक्निकली करेक्ट होते हैं, अगला गलत होता है, बट डैमेजेस मॉनेटरी कॉम्पनसेशन है, तो मॉनेटरी में अगर आ ही नहीं रहा तो क्या करेगा जज। या एक हम कहते हैं पुनिटिव डैमेजेस, जिसके 2 नाम और हैं, एग्जाम्पलरी या विंडिक्टिव, जिसका मतलब है जेल होगी आपको। ये 2 ग्राउंड होते हैं, या तो आपने शादी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो लड़की वालों की बेइज्जती होती है, इसलिए आपकी जेल होगी, या बैंक वालों ने जो चेक था उसको डिसऑनर किया, और डिसऑनर जो किया है वो रॉन्गफुल किया है, मतलब आपके अकाउंट में पैसे थे फिर भी उन्होंने डिसऑनर कर दिया, तो इससे इंसान की बेइज्जती होती है, तो इसलिए उनको जेल हो सकती है। देयर आफ्टर स्टूडेंट्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 1-2 चीज़ें और आपको जो पता होनी चाहिए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक रेमेडी होती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जिसका मतलब ये होता है कोर्ट से कोई ये कहना कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही परफॉर्म करवाया जाए, मुझे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन या डैमेजेस नहीं चाहिए। आस्क द प्रॉमिसर टू डू व्हाट ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू डू। ये तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट में जो गुड्स इन्वॉल्व हैं वो रेयर हों, या जो मनी है डैमेजेस वो अनसर्टेनेबल है, कंप्यूट नहीं कर पा रहे हैं। या एक होता है, एक और केस होता है इंजंक्शन, जिसका मतलब क्या है, टू स्टॉप प्रॉमिसर फ्रॉम डूइंग व्हाट ही हैज़ प्रॉमिस्ड नॉट टू डू। किसी को रोकना वो काम करने से जो उसने वादा किया था वो नहीं करेगा। जैसे कोई आपसे कंपटीशन कर रहा है, आपने उसको पैसे दिए, कंपटीशन मत कर, आप पैसे दिए हैं तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो स्टिल करे तो आप कोर्ट में जा करके ये रेमेडी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ये जितने सेक्शंस थे मोटा मोटा मैंने सारा रिवीजन दे दिया, बट इस दौरान हमने एक क्वेश्चन और, जैसे कह लीजिए आउट ऑफ ट्रैक, हमने एक डिफरेंस भी पढ़ा था। ये डिफरेंस था बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। तो मैं थोड़ा सा उसका भी जिक्र किए देता हूँ, स्पेस नहीं है क्योंकि मैंने कहा था एक ही पेज में लिखेंगे, लेकिन ये काम चल जाएगा। तो डिफरेंस, सक्सेशन क्या था, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन डेथ, और असाइनमेंट सिर्फ व्हाट, एसेट्स। तो स्कोप सक्सेशन बड़ा हो गया क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। जब सक्सेशन होता है तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बिकॉज ये होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ ये कहता है मौत के बाद प्रीडिसेसर की प्रॉपर्टी सक्सेसर को जाती है। जबकि असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट आपका एक वॉलंटरी एक्ट है, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट भी बनेगा और उसके लिए कॉन्सिडरेशन भी चाहिए, जबकि सक्सेशन में कोई कॉन्सिडरेशन भी नहीं चाहिए। और सक्सेशन कब होगा, ओनली ऑन डेथ, जबकि असाइनमेंट कब होगा, व्हेन बोथ द पार्टीज आर अलाइव। तो विद दिस जो हमने बहुत गहराई में सब कुछ पढ़ा, एक एक सेक्शन तो मैंने आपको प्रॉपर यहाँ लिख के भी दिया है,
एक आधी चीज़ रहेगी माड़ी मोटी थोड़ी बहुत, तो वो भी आपसे जिक्र कर ली। एंड एज आई शेयर विद यू, 1 पेज एंड विल कंप्लीट। सो दिस इज द रजिस्टर पेज, बिल्कुल A4 पेज प्रिंटर स्टेशनरी, एग्जैक्टली वही है। तो ये मैंने लिख दिया, होप सो आप लोगों ने मैनेज कर लिया होगा। सो स्टूडेंट्स कीप ऑन रिवाइजिंग, रिवीजन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इस तरह से आप एक एक पेज में अगर आपको स्टफ मिल जाए तो देखिए कितनी भयंकर यूटिलिटी आपके लिए हो सकती है। तो इस चीज़ का एडवांटेज लें एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस।